स्वागत है। मैं हूं छैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। फिलहाल आपके सामने निफ्टी लगभग 3.3% नीचे है, 310 पॉइंट का नुकसान 8,951 पर। आज मंगल की शुरुआत मंगल तरीके से नहीं हुई है। बैंक निफ्टी पर आपको एक्चुअली 5% का कट आता हुआ दिख रहा है 19,360 के आसपास, और लगभग 1170 अंक का कट आप निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। ये तो है ज़रा परेशानी वाली बात, लेकिन कहाँ आपको बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही है। पूरा फार्मा स्पेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चहक रहा है। अगर आप निफ्टी पर ही देख लें तो डॉक्टर रेड्डीज आपको रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा 4% ऊपर, और स्टॉक का प्राइस आपके सामने है लगभग 4,023। सिप्ला में इसी तरीके से 2.5% की तेजी आती हुई दिख रही है 603.80। सन फार्मा आपको 2% ऊपर दिखेगा 481.65। तो ये तो थी बढ़िया बातें, और प्रदीप जी और पैनी नज़र से बाजार को देखते हैं, वो आपको बताएंगे कहाँ पर उनको तेजी या मंदी और बढ़ती हुई दिख रही है अगले 1.5 घंटे के लिए। प्रदीप जी। जी हाँ, देखिए निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है निचले स्तरों पे, और आप एक रिकवरी आते हुए इस समय देख रहे हैं। लेकिन जो प्रेशर पॉइंट है वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। इंडसइंड बैंक अब करीब 12% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक्सिस बैंक में 9% और आईसीआईसीआई बैंक में 8% की गिरावट है। कल जब हमने आपको यहाँ पर खबर दी थी और गिरावट शुरू हुई थी, वहां से अब करीब 11% 2 दिनों में ये टूट चुका है। बजाज फाइनेंस पे काफी तगड़ा दबाव देखने को मिला है उस रिपोर्ट के बाद। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं वो औसत से काफी कम दिखाई दे रहा है, तो केवल 60% वॉल्यूम अब तक हुआ है। हालांकि वक्त बाकी है अभी, तो देखना होगा कि क्या इसमें वाकई आपको वॉल्यूम और बिल्डअप होते हुए दिखाई देगा। मेटल दूसरा सेक्टर है। क्रूड की गिरावट का असर आमतौर पर आप मेटल्स पे देखते हैं, तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे दबाव बढ़ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति आज आखिरी घंटे 1.5 घंटे में, ये आपको बताने के लिए किरण जाधव हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो आपको देंगे आज का ट्रेड एट 2 भी। मानस जायसवाल से लेंगे ट्रेड एट 230, और श्रीकांत चौहान देंगे आज ट्रेड एट 3। फंडामेंटल राय लेने के लिए शर्मिला जोशी को जोड़ेंगे कुछ देर बाद कार्यक्रम में। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेड एट 2 के साथ। किरण बताइए। प्रदीप जी, शैल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाय करने की सलाह है। जैसे आपने कहा, फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा पैन आउट होता नजर आ रहा है। जो मेरा स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डीज, जो कि अभी फ्यूचर्स में 4020 के करीब ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ये बाय करके चलना चाहिए। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, इसने स्विंग टॉप ब्रेक किया है। दूसरी वजह बाय करने की है कि 4000 के कॉल ऑप्शन में जो राइटर्स थे वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। वो करीबन 80,000 के लेवल्स पे 80,000 क्वांटिटी थी, अभी वो घट के 65,000 हो गई है। इसका ये भी मतलब है कि ऑन द हायर साइड ये शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। टारगेट अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि 4100 4130 ये आज ही टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस काफी नजदीक है 3995 का। ये डीआरएल में जो आपको शानदार तेजी दिख रही है उसको किरण जी उम्मीद कर रहे हैं कि और आपको बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल आपके सामने डॉक्टर रेड्डीज जो 4 साल के या 5 साल के हाइस पे चल रहा था, अब रिकॉर्ड हाइज आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक 2 दिन की गिरावट के बाद आज शानदार तरीके से 4,000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। वॉल्यूम आपके सामने है लगभग 21,50,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं आपको डॉक्टर रेड्डीज पर। लेकिन एक शानदार आपको ब्रेकआउट फार्मा स्पेस में ही लॉरस लैब्स में आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक सुबह से ही चहक रहा है। इप्को और कैडला के साथ साथ बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो फार्मा स्पेस में दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहे हैं, और लॉरस लैब्स आपके साथ बिल्कुल 6 लाख शेयर के साथ बिल्कुल 444 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। सबसे पहले इस पर राय लेते हैं जाधव साहब से, और फिर मैं आपको बताता हूं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। 8.8% ऊपर 443 लॉरस लैब्स। शेर जी, ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छी मूव दिलाई है। पिछला स्विंग टॉप जो था वो करीबन 451 का था। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, पर ये टारगेट मान के नहीं चलना चाहिए, इधर सिर्फ पॉज लेगा। जब ये निकलेगा तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 500 के टारगेट्स की तैयारी हो रही है, तो उस लिहाज से 500 के टारगेट्स के लिहाज से आपको बाय करने की सलाह है। अभी 440 142 का रेट चल रहा है। मेरा मानना है कि 425 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 500 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए। किरण जी, मुझे शायद आपकी आवाज़ नहीं आ पाई, लेकिन मैंने आपका प्राइस टारगेट नहीं सुना।
लॉरस लैब्स के पीछे कहानी सिंपल है बहुत। ये कुछ एपीआईज मैन्युफैक्चर करते हैं और एक जो यूएस कंपनी है फार्मा स्पेस में ग्लियाड, उनका जो रेमडेसिविर है, जो ड्रग जो एंटी कोविड इंजेक्शंस बनाने के काम आएगी, ये हो सकता है कि इनको कुछ ऑर्डर्स वहाँ से ग्लियाड के मिले, क्योंकि कुछ सप्लाईज ये ग्लियाड को करते हैं। और फिलहाल आपके सामने 441 प्राइस है। वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ है, लगभग आपके सामने 6,86,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बहुत अच्छी तरीके से लॉरस लैब्स में आपके सामने चलता हुआ। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो ये वो स्टॉक है जहां पर आप तेजी देख रहे हैं। इनफैक्ट ये वो सेक्टर है जिस पर आप मूवमेंट्स आते हुए आज मोटे तौर पे देख रहे हैं। इस बीच एक अपडेट आपको बता दें, रुपया क्लोज हो चुका है 76, 83, 84 के आसपास और वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 30 पैसे के करीब की, जिसके बाद ये क्लोजिंग हुई है। तो शेयर बाजार की गिरावट का असर अमूमन आप आते हुए देखते हैं रुपए पे, जो कि आपको आज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स पे अगर आप नजर डालें तो आज ये सेक्टर जो है फार्मास्यूटिकल, काफी हद तक यहाँ पर तेजी दिखी है। मोटे तौर पे एक सेक्टर जो बिल्कुल लीड कर रहा है, ऑरोबिंदो फार्मा, अब आपको 17% ऊपर मिलेगा। सुबह हमने आपको यहाँ पे खबर सुनाई थी कि इनको वॉलंटरी इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है, वॉलंटरी करेक्शन के लिए कहा गया है और उसका इम्पैक्ट आपने देखा जब ये सुबह खबर आई थी। वहां से लेकर अब तक करीब करीब 15% की तेजी आपने ऑरोबिंदो के स्टॉक में आज आते हुए देखी है। किरण, क्या ये पोजीशन जो पहला सौदा में बनी है उसको लेके जाना चाहिए या अभी यहाँ कहीं मुनाफा वसूली करेंगे या ट्रेल करेंगे, तो किस लेवल पर अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा? मुझे लगता है ट्रेल करना चाहिए। इसके लिए 2-3 कारण है, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में टेक्निकल चार्ट समझाऊंगा। मेरा अभी स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 612, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। हम ट्रेड कर रहे हैं करीबन 636। 612.10 ये लेवल्स है, ये मल्टीपल टॉप लेवल्स है। अगर हम कैश डेटा देखते हैं तो करीबन सितंबर 2019 के टॉप्स, उसके बाद फरवरी 2020 के टॉप्स और आज ये लेवल क्रॉस होती नजर आ रही है। तो ये मल्टीपल टॉप्स जब ब्रेकआउट होता है तब एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज स्टॉक में देखने को मिलती है और आते दिनों में भी देखने को मिलेगी, ऐसा चार्ट का मानना होता है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स के साथ और ओआई के साथ, मेरा मानना है कि आपको अगर आप 4 से 5 दिन और रखते हैं तो मेरा मानना है कि 700 के टारगेट्स, बट इवेंचुअली ये 780-90 के टारगेट्स के लिए तैयारी हो रही है। 700 का पहला टारगेट है, 780, 790 तक भी ये जाता हुआ दिखाई देगा। इस पोजीशन को आप लेकर जाइए। ये है कॉल ऑरोबिंदो फार्मा पे। शैल जी, सुबह आप बात कर रहे थे इप्का लैब की। इनफैक्ट मैं कई सारे फार्मा स्टॉक्स अभी देख रहा था, तो उनमें से ये एक स्टॉक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो शायद आज जो हमने एंट्री ली है वो एक पोजिशनल ट्रेड के लायक है, क्योंकि आप देखिए इसने करीब करीब 1825 के हाईज हाल में छुए थे और वहां से करेक्ट होकर के आज इसने लोअर लेवल पर एंट्री ली है, जो आपने सुबह दिलाई 10 के दमदार ट्रेड के दौरान। तो अब आपको यहां पर एक जो तेजी देखने को मिल रही है, इस पोजीशन को लेके जाना चाहिए। दिन के हाईज के करीब ये बंद हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों के हाईज निकाल करके ये अपस्विंग की शुरुआत होती हुई दिखती है। मानस, आपकी नजर है इप्का लैब के चार्ट देखिए, क्या पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से टारगेट बनते हैं आपके? बिल्कुल बनते हैं प्रदीप जी, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप 8 के हाईज देखिए तो वो 1825 के थे। स्टॉक करेक्ट हुआ, एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और डेली चार्ट्स पे आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कंटिन्यूएशन है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और उम्मीद करिए कि वापस जो 1800 के स्तर देखने को मिले थे कुछ दिन पहले, वो वापस देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो खरीदारी करें और आपके स्टॉप लॉसेज 1525 के नीचे रहेंगे। मेरे ख्याल से प्रदीप जी बहुत ज़बरदस्त आपने कॉल लिया है इप्का पर। ये एंटी मलेरियल ड्रग्स बनाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इस स्पेस में कंपनी है। फिलहाल 1592। डायरेक्टर साहब, अगर आप इप्का का थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएंगे तो जो पोजीशनिंग जिसके बारे में प्रदीप जी जिक्र कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को समझ में आएगी। एक्चुअली स्टॉक ने लगभग 1820 का हाई पिछले हफ्ते की शुरुआत में लगाया था और वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट किया लगभग आपको 1441 रुपये कल।
और उसके बाद आप देखिए इसमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट आज आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक पोजिशनल कॉल है। स्टॉक इतनी ज़बरदस्त तरीके से मूव नहीं करता जैसे आपको कैडिला हेल्थ केयर या नैटको फार्मा में तेज़ी आती हुई दिख रही है। बहुत ही आराम से ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन इसका प्राइस चार्ट और वॉल्यूम ग्राफ ये ज़रूर बताता है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखेंगे। एक और स्टॉक है फार्मा स्पेस में जहाँ पर आपको आज बहुत अच्छी हरियाली दिख रही है, ये है शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ आप देखेंगे 403 रुपये 80 पैसे का प्राइस है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। किरण जी, आपकी राय लेंगे शिल्पा मेडिकेयर पर। 75,000 शेयर इस पे ट्रेड हो चुके हैं और औसतन इसमें 20 दिन का जो एवरेज है वो है लगभग 48,000 शेयर। आपकी राय शिल्पा मेडिकेयर पर? शिल्पा मेडिकेयर पे आपको मेरा मानना है लॉन्ग पोजीशंस ही रखने चाहिए। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और शायद ये 5% की सर्किट का टारगेट लेवल है, पर वो सर्किट आज लगना ही चाहिए। मेरा मानना है कि अभी 390 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और इवेंचुअली ये स्टॉक करीबन 465 से लेके 480 के टारगेट्स के लिए तैयारी हो रही है, तो आपको 390 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी। आज एक्चुअली प्रदीप जी दिन ही फार्मा का है और यहाँ पर वैल्यूएशंस किसी भी तरीके से आपको कम नहीं दिखेंगी। रिलेटिव वैल्यूएशंस के हिसाब से आपको प्राइस मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और इसी तरीके से चाहे इप्का हो, कैडिला हेल्थ केयर हो, वहाँ पर तो आपको एक बाउंस बैक दिखेगा 4-5 दिन की गिरावट के बाद। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर में एक कंटिन्यूएशन रैली है। स्टॉक लगातार 5-7 सर्किट लगाकर अब आपको और ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा कर रहा है। 404 का प्राइस आपके सामने और वॉल्यूम जब से प्रदीप जी ने चर्चा करी है, माफ़ कीजिए किरण जी ने चर्चा की है, तो अब 83,320 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। ये आपके सामने फार्मा इंडेक्स का ब्रेकअप है। 3% की रैली आपको इस इंडेक्स पर दिख रही है। औरोबिंदो फार्मा पे थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने राय ली, 17% की तेज़ी। इप्का लैब्स के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। DRL पर किरण जी ने आपको राय दी और वीनस रेमेडीज और मोरेपन लैब्स भी आपको लगभग 5 और 10% रिस्पेक्टिवली तेज बढ़ते हुए दिखेंगे। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप मूव्स आते हुए देख रहे हैं। एक और स्टॉक इस सेक्टर से जो कि मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, शैल जी आप कह सकते हैं, वो है कैडिला हेल्थ केयर। और देखिए सारी अच्छी खबरें ढेर सारी इस कंपनी के लिए सामने आई, दवा की मंजूरी से लेकर एक्सपोर्ट्स तक। और आप उसके बाद अगर देखें तो ये भी स्टॉक ठीक वैसे ही जैसे आपने इप्का में एक अच्छा करेक्शन देखा है, ये स्टॉक भी अच्छा करेक्शन लेने के बाद आज चल रहा है। इसने करीब करीब 375 के हाइज बनाए थे और अगर आप देखें तो इस पूरे कंसोलिडेशन में ये 325 के नीचे बिल्कुल गया नहीं और वहीं से आज टर्न हुआ है। मानस, कैसे देखते हैं आप कैडिला हेल्थ के चार्ट को? प्रदीप जी देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न है और उसका रीजन ये है कि 240 से हमने रैली देखी थी, 375 के हाइज बने करीब 6-7 दिन पहले। कंसोलिडेशन देखा जा रहा है और मैं समझता हूं कि अब शायद कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। तो मेरी राय में तो शायद हमें 1 से 2 दिनों में एक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 327 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखने हैं। और मैं तो समझता हूँ कि टारगेट आपको 375 नहीं, आपको टारगेट सेट करने हैं 390 के कैडिला में। 390 के टारगेट आपको मिलेंगे। 390 तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा कैडिला का, ये उम्मीद। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखिए, एक पोजिशनल ट्रेड लेना है इप्का की तरह, जैसे कि हम बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच बाजार पे जो दबाव डालने वाले स्टॉक्स हैं, एक बार उनकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि वो तादाद आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस स्टॉक पे मेरी नज़र सबसे पहले पड़ रही है वो है बंधन बैंक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल और एक हाई बीटा स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज आपको तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वॉल्यूम अगर आप कैश में देखते हैं तो यहाँ पे मुश्किल से 50% के आसपास है, यानी यहाँ पर आपको दरअसल शॉर्टिंग होती हुई नजर आ रही है। किरण, क्या देख रहे हैं आप बंधन बैंक पे? आप इस सेक्टर में ऐसे भी कुछ शॉर्ट कॉल्स दे रहे थे पिछले सेशंस के दौरान, मैंने सुना था। बिल्कुल, बंधन बैंक में मेरा पोजिशनली शॉर्ट कॉल ही है और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, मेरा मानना है कि आपको और निचले स्तर देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल करंट प्राइस के करीब वो एक अच्छे सपोर्ट के करीब है, पर एक बार 180 निकल जाए तो फिर मेरा मानना है कि ये 160 की तैयारी होती नजर आएगी। करंट लेवल से 180 एक छोटा सा सपोर्ट बैंड है,
वो एक बार टूटना चाहिए, पर प्रोबेबिलिटी है कि ये टूटेगा। चार्ट पैटर्न अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ये राय आपको मिल रही है बंधन बैंक पर, और मेरे ख्याल से कुछ समय पहले एक ग्लोबल एफआईआई ने इसमें अपना स्टेक 1% बढ़ाया है, लेकिन प्राइस फिलहाल फेवर में आपके लिए नहीं चल रहा। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बहुत ज़बरदस्त बैंकिंग स्पेस में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक से शुरुआत कर लीजिए आप, आज टॉप लूज़र है निफ्टी में, 12% नीचे 400 रुपये पर। एक्सिस बैंक में इसी तरीके से आपको लगभग 8% की गिरावट दिख रही है, 417 के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको एक लाल निशान दिखेगा, लगभग 7% नीचे, 333 रुपये 55 पैसे के आसपास। कल CNBC आवाज़ पर नीरज जी ने एक बहुत बेहतरीन खबर चलाई थी स्टॉक के बारे में। जो एक लेंडर हैं, जो एक इनके बोरोअर हैं, वहाँ पर शायद 750 करोड़ रुपए का एक हल्का सा झटका आईसीआईसीआई बैंक को लगे। सिंगापुर में एक इनके बोरोअर हैं, लेकिन फिलहाल बैंकिंग स्पेस आपको बिल्कुल गहराते हुए लाल निशान में चलेगी। निफ्टी बैंक 19,334 के आसपास आपके सामने चलता है, 1160 अंक की गिरावट इसमें आपको आती हुई दिख रही है, और इंडेक्स लगभग आपको 5.3% नीचे दिखेगा बैंक निफ्टी। और कहाँ आपको अच्छा प्राइस मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? फिलहाल अगर आप नज़र डालें तो क्रिसिल पर देखिए, यहाँ पर एक हल्का सा मूवमेंट 200 DMA की तरफ स्टॉक का आ रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक करे। किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, 1465 आपके सामने क्रिसिल बिल्कुल तैयार बैठा है 200 DMA को तोड़ने के लिए। बताइए क्या कीजिएगा? 27,000 शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं। वैसे तो आज लाल निशान आपको बाजार में दिख ही रहा है, लेकिन 3.25% की तेजी क्रिसिल में आपके सामने। 1481-82 ये ब्रेकआउट लेवल है, नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल। पिछले हफ्ते भी हमने ये स्टॉक को कवर करा था, मुझे याद है, और मैंने कहा था कि आपका स्टॉप लॉस 1320 के करीब होना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस वही अभी के लिए रहेगा 1320 पे, और जैसे ही ये स्टॉक 1480-82 के लेवल्स निकाल देगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज होके करीबन 1400 के करीब आ जाएगा। और फिर मेरा मानना है कि ये टारगेट्स जो पैटर्न है उसके टारगेट्स आते हैं 1660, 1680, तो ये टारगेट्स के लिए अच्छी खासी अपमूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको ब्रेकआउट प्राइस में तो दिख ही रहा है, जो कि आपको अब 200 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इस दिन जब आपको पूरे बाजार में एक गहराता हुआ लाल निशान दिखेगा, ये मूवमेंट आपको दिख रहा है लगभग 30,600 शेयर की वॉल्यूम पर, जो कि क्रिसिल के लिए ठीक ठाक है, लेकिन 20 दिन की एवरेज के नीचे हैं। तो वैसे आप ध्यान दीजिए क्रिसिल पर, शानदार प्राइस एक्शन तो नहीं है, लेकिन 3% ऊपर है स्टॉक, जिस दिन निफ्टी आपको 3% करेक्ट करता हुआ दिख रहा है। फार्मा स्पेस पर ही थोड़ा और ध्यान देते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा पर ध्यान डालिए, यहाँ पर आपको स्टॉक दिन के न्यूनतम लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, 331 के आसपास प्राइस है किरण जी। 3 दिन की गिरावट आपके सामने, क्योंकि पूरे फार्मा स्पेस में रैली चल रही है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, कोई ऐसी पोजीशनिंग आपको स्ट्राइड्स में दिख रही हो कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ेगा, या इसमें आपको लाल निशान ही दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी इधर कोई बड़ी मूव के संकेत अभी तो नहीं आ रहे, पर इसमें एक ब्रेकआउट लेवल है शैल जी, जिसपे ध्यान देना चाहिए। वो लेवल है करीबन 352-353 के। तो मेरा मानना है कि अगर ये लेवल से एक बार निकल जाए तो एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। थोड़ी देर पहले आपने रेड्डीज पर राय दी थी, तब स्टॉक 4015 पे था, अब 4030 के आसपास आपको चलता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल, एक तरफ डॉक्टर रेड्डीज रखिए और एक तरफ आप इप्का का स्टॉक दिखाइए, वहां पर आपने अभी 1596 का हाई देखा था। किरण जी, पहले राय डॉक्टर रेड्डीज पर, और फिर चर्चा करेंगे आपके साथ इप्का पर। चल जी, दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही शानदार मूव कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर रेड्डीज पे बात की, तो उसके ऊपर मैं वापस एक बार रिव्यू लेना चाहूंगा। मेरा अभी स्टॉप लॉस रहेगा 1415 का, जहां पे मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी। मेरा पूरा प्रोबेबिलिटी है चार्ट के हिसाब से कि आज वो 4130, यानी इधर से करीबन 90 रुपए की आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इधर लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह है और ट्रेल करना चाहिए 4130 के टारगेट्स के लिए। जहां पे इप्का की बात है, मेरा मानना है इप्का लैब्स भी बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है।
जिस तरीके से वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन से वापस ऊपर निकलता नजर आ रहा है, मेरा मानना है कि इसके टारगेट 1750 1800 के देखने को मिलेंगे, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस इसका रहेगा, वो रहेगा 1515 का, 1515। 1515 के स्टॉप के साथ आप इस पोजीशन को लीजिए। और देखिए दोनों स्टॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई भी पोजीशन रोल करने की सेक्टर में सोच रहे हैं तो ये दिग्गजों में डॉक्टर रेड्डीज और मिड कैप में इप्का लैब सबसे बेहतरीन चाल आपको आज दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज तो नए हाइस पर इस वक्त, वहां पर आपको पोजीशन आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये स्थिति इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन वायदा कारोबार पे एक बार की नजर डालें। हम जो बात कर रहे थे बंधन बैंक की, इंडसइंड बैंक की चर्चा अभी शैल जी ने की, इन स्टॉक्स में आपको 11 से 12% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत ही तगड़ा जो बिल्डअप आया है वो आया है उज्जीवन में, जहां पर आपको तकरीबन 34% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। इन स्टॉक्स में आपने एक बहुत ही शानदार लॉन्ग साइड का तेजी का ट्रेड लिया पिछले 2 सेशंस के दौरान। जैसे हमने आपको बताया था कि आरबीआई के कदमों के चलते इनको फायदा हुआ, उसके बाद लेकिन आज जिस तरह से यूबीएस की रिपोर्ट सामने आई है तो इसकी चाल बदलती हुई नजर आ रही है। क्या अब आपको मानस यहां से शॉर्ट साइड का ट्रेड उज्जीवन और इक्विटास में दिख रहा है, या ये सिर्फ तेजी का करेक्शन है? ये कुछ दिन पहले ही प्रदीप जी एनबीएफसीज में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन ज्यादातर स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हुए और पिछले 2 दिनों में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। मैं समझता हूँ कि उज्जीवन और इक्विटास ये 2 ऐसे स्टॉक हैं जो दोनों ही स्टॉक अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा और शॉर्ट साइड पे करना होगा तो मैं उज्जीवन पिक के साथ जाऊंगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। 175 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और वापस हमें 145 से लेकर 140 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई, और आप देख रहे हैं यहाँ पर यूबीएस ने जो रिपोर्ट पेश की है 160 से घटाकर 60 कर दिया इक्विटास का टारगेट, और उज्जीवन का टारगेट 450 से घटाकर उन्होंने 200 रुपए पर रखा है, जिसका इंपैक्ट आपको आज यहाँ पे बल्कि सारे एनबीएफसी स्पेस पे दरअसल देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं एक बहुत ही अहम खबर जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए आज इस समय जब आप मार्केट क्लोजिंग के करीब हैं। एक अपडेट आपको देते हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाने पर विचार करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हो रही है राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी आइए जानते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण बताइए, ये कहना कितना सही होगा कि इस बैठक के बाद 3 मई के आगे लॉकडाउन को हटाने पर फैसला हो सकता है? दरअसल 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म रहेगा या नहीं रहेगा, खत्म होगा तो किस तरह से लॉकडाउन खत्म होगा, इस सारे मुद्दों पर विचार करने के लिए आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों के समूह की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और उस बैठक में अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे और मंत्री भी हैं, और वहां पर यह चर्चा की जाएगी कि अभी क्या हालात है, हम किस तरह से हालात पर काबू पाने की स्थिति में हैं, और 3 मई के बाद हम अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तक जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, यानी 3 मई के बाद लॉकडाउन में छूट मिल जाएगी, लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सारा कुछ सामान्य के दिनों की तरह शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन अगर हटता भी है तो कई सारी शर्तों के साथ होगा। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने अभी पूरे देश को 3 से 4 जोन में बांट रखा है। जिस जोन में ज्यादा मरीज हैं उनको रेड जोन में बांट रखा है। तो ऐसे में सरकार अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाती भी है तो ऐसे क्षेत्र जहां ज्यादा मरीज हैं या फिर रेड जोन वाले जो इलाके होंगे वहां पे सख्ती बनी रहेगी। जहां पे सामान्य ऑफिस में कामकाज की बात है, कामकाज तो शुरू हो सकता है, लेकिन कई सारी शर्तें सरकार लगा सकती है। इतना ही नहीं, बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी किया जा सकता है, एक साथ भीड़ में नहीं चलना जरूरी किया जा सकता है। जो शादी जैसे समारोह होते हैं उस पर हो सकता है कि पाबंदी जारी रहे। धार्मिक समारोह पर पाबंदी कुछ दिनों के लिए सरकार जारी रख सकती है। रही बात हवाई जहाज चलेगा कि नहीं चलेगा, ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ट्रेन और फ्लाइट के आवागमन को लेकर के मुझे लगता है कि शुरू के दिनों में सख्ती बनी रहेगी और धीरे धीरे चलकर इसमें किस्तों में सरकार सख्ती हटाएगी। हालांकि इस पर अंतिम रणनीति बनाने के लिए आज जो मंत्रियों के समूह की बैठक हो रही है वो काफी अहम साबित होगी।
बिल्कुल, तो ये बहुत ही अहम बैठक है और यहाँ से जो नतीजे निकल कर आएंगे उसके आधार पे फिर आपको अनुमान लगेगा कितनी कितनी कहाँ तक आपको कामकाज वापस पटरी पर लौटते हुए धीरे धीरे नजर आ रहा है। और देखिए, अब लॉकडाउन आगे बढ़ने की संभावना काफी कम है जो लक्ष्मण बता रहे हैं, और ये जानकारी आपको आज मिल सकती है। तो ये एक अच्छी खबर होगी जो आज शाम कल सुबह कारोबार शुरू होने के पहले आती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल में शैल जी, ये वो सबसे अहम बैठक है, सबसे अहम चीज है जिस पर आज सभी लोगों की, ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए आज का ट्रेड पूरा होने के बाद। प्रदीप जी, दो तीन बातें जिन पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं ये बस जानना चाह रहा था कि किस हिसाब से इंडस्ट्रीज आपको खुलती हुई दिखेंगी, क्योंकि वहाँ से दो प्रॉब्लम्स एकदम सुलझती हैं। एक तो इकोनॉमी वापस अपने ढर्रे पर आती है, और जितनी भी माइग्रेंट लेबर है जो हमारे मध्यम कारागारों में कार्यालयों में काम करती हैं या आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करती हुई दिखेंगी, जैसे ही वो खुलता है तो देश में भी ज़रा वापस एक खुशी की लहर आपको दौड़ती हुई दिखती है। फ़िलहाल अगर आप बंद कमरे में बैठे रहें तो परेशानी आपको भी होती है और जो व्यक्ति बैठा है आपके साथ उसको भी होती है। ये दो बातें मैं देखना चाह रहा था। लेकिन इंटर सिटी ट्रैवल मेरे ख्याल से अभी उस पर बैन लगा रहेगा, तो बस सर्विसेज, रेल सर्विसेज और ख़ासकर फ़्लाइट सर्विसेज तो मुझे चलती हुई नहीं दिखती। इंट्रा सिटी आपको मेरे ख्याल से खुलता हुआ दिखेगा। आज दिल्ली में कई ऐसे सरकारी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो खुल चुके हैं और सड़क पर सुबह कम से कम हल्की सी चहल पहल आपको आती हुई दिख रही है। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार पर वापस नज़र डालते हैं। 8,978 आपके सामने निफ्टी ट्रेड कर रहा है 282 पॉइंट के कट के साथ 3% नीचे। निफ्टी बैंक पर आप लगभग 1,066 का कट देख रहे हैं 19,450 के पास। बचे हुए लगभग 1 घंटे में हमारे साथ जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं जो आपको 2 बजे 2:30 बजे का ट्रेड देंगे, और चौहान साहब जो हमारे साथ 3 बजे के आसपास जुड़ेंगे। किरण जी, ये प्रश्न आपसे, बाज़ार किसी भी तरीके से आपको मौका नहीं दे रहा कि आपको लोअर लेवल्स पर किसी तरीके की बाइंग दिखे और रिबाउंड दिखे, तो अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस लेवल पर भी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, निफ्टी में या निफ्टी के बाहर? देखिए, अभी के लिए तो मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजीशंस अगर देखने तो बैंकिंग काउंटर्स ही वीक देखने को मिल रहे हैं। पर अगर हम अभी निफ्टी का चार्ट देखते हैं और निफ्टी का थोड़ा सा वीकली डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 9,000 का लेवल बहुत ही अहमियत वाला है। अगर आज हम 9,000 के लेवल के ऊपर क्लोज होते नजर आएंगे तो मैं मानता हूं कि बुल सेफ है। उसके नीचे है तो मेरा मानना है कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। बैंक निफ्टी पे अगर ध्यान दिया जाए तो इधर भी 19,400 एक क्रूशियल लेवल है और इसके 19,400 19,600 19,400 के नीचे थोड़ी सी मंदी, 19,600 के ऊपर थोड़ी सी तेजी, इस तरीके का माहौल है। और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ये दोनों के बीचों बीच अभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक, तो उधर थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। पर अभी एक स्टॉक जो अच्छा मूव दे रहा है वो है BEL, जो कि तेजी का मूव दे रहा है। मेरा मानना है कि BEL कल भी एक बहुत अच्छा ट्रेड साबित हुआ था, आज भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अभी 7650 के करीब ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 75 का रहेगा, यानी ₹1.5 का स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो मेरा मानना है कि आपको 80 से लेके 84 के टारगेट्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो किरण जी, आपने BEL को बहुत बखूबी पकड़ा। थोड़ी ही देर पहले हमारे जो टिकर के अध्यक्ष हैं श्री दुबे जी, उन्होंने मैसेज डाला हमारे कॉमन ग्रुप में कि भैया आप BEL पर नज़र डालिए, लगातार 4 दिन से आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है और इस गिरे हुए बाज़ार में अगर आप 2% ऊपर हैं तो वो अपने में ही एक बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस है। तो ये राय आपको किरण जी ने दी कि वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। चलिए, 2:30 बज चुके हैं। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बचे हुए 1 घंटे के लिए वो आपको ट्रेड देंगे। मानस जी बताइए, लॉन्ग साइड या शॉर्ट? शैल जी शॉर्ट साइड पे रहेंगे। और देखिए, बैंकिंग और NBFC को छोड़ के अगर कोई और सेक्टर चार्ट पे वीक लगता है तो वो है मेटल में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। टाटा स्टील पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टाटा स्टील पे 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत रेजिस्टेंस दिखने लगा है। कुछ दिन पहले बाउंस बैक देखने को मिला, बट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया।
तो टाटा स्टील को करंट लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक सपोर्ट 268 का ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए, 276 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखें और पोजीशनल टारगेट आने वाले 2 दिनों के लिए 245 का रहेगा। सुबह से ही प्रदीप जी बहुत बेरिश है मेटल स्पेस पर, और हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, खासकर टाटा स्टील, ये ऑलमोस्ट जो सारे स्टॉक्स हैं ये अपने दिन के न्यूनतम लेवल के आसपास चलते हुए आपको दिखेंगे। और एक सेल कॉल जायसवाल साहब की तरफ से टाटा स्टील पर आता हुआ, 4% इसमें आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा कल के मुकाबले, और ओपन इंटरेस्ट लगभग 22% आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन का न्यूनतम लेवल ऑलमोस्ट आपके सामने टाटा स्टील पर आता हुआ। प्रदीप जी। जी हाँ, तो फिलहाल आप इस एक सेक्टर में, मेटल में पूरी